हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। क्या है, क्या क्या प्रावधान है उत्तराखंड में, किस अंतरिक्ष यात्री ने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंतरिक्ष में। ओके, उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई है, पीएम मोदी ने माँ कामाख्या कॉरिडोर उसके शिलान्यास किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कई क्वेश्चन हैं, कई टॉपिक हैं, तो शुरू करते हैं। और हाँ, कई लोग अभी भी पुराने ऐप पे ही जा रहे हैं और पुराना ऐप ओपन किया हुआ है, तो सबसे अपील है कि नया ऐप जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो लिंक और तो नया ऐप इंस्टॉल कर लें। जिन लोगों ने पहले से मेंबरशिप लिया हुआ है उनको मैं ये ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। पुराने ऐप पर जो अपडेट है वो बंद हो चुका है और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उन सब का डेटा नए ऐप पर है। वो सब लोग, हजारों स्टूडेंट अभी नए ऐप पर लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका विधेयक पेश किया है? आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये पेश किया गया है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। 6 फरवरी को वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ बैठे देख रहे हैं आपको, तो उन्होंने ये विधेयक पेश किया है। समान नागरिक संहिता का विधेयक, ये ड्राफ्ट है और विधेयक पास होने पर उत्तराखंड जो है ना यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य होगा। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना गोवा में लागू है, लेकिन वो पहले से आज़ाद भारत में ये लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो विधानसभा से, ठीक है। तो ये रहा उत्तराखंड में जो पेश किया गया है समान नागरिक संहिता, उसके जो ड्राफ्ट पेश किया गया है यानी विधेयक पेश किया गया है, तो वो ये रहा। अब सवाल ये कि होता क्या है ये जो समान नागरिक संहिता या कहें यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, आमतौर पर आपको सुनने को मिलता होगा ज़्यादातर 2 तरह के कानून, एक है क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ उसमें चोरी, लूटमार, हत्या, धोखाधड़ी ऐसे मामले की सुनवाई की जाती है और वो मामले उसी से चलते हैं। और इसमें सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक तरह के कोर्ट प्रोसीजर और सज़ा का प्रावधान होता है, ठीक है। दूसरा होता है सिविल लॉ। इसके तहत शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार, संपत्ति, इन सब जुड़े हुए मामलों में रीति रिवाज और संस्कृति और परंपराओं का बहुत ही महत्व है। तो इस वजह से यहाँ के कानून में पर्सनल लॉ भी है। ओके, तो ये जो सिविल लॉ है उसको पर्सनल लॉ भी कहा दिया जाता है। जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है और भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग लॉ है। जैसे मुस्लिमों की बात करेंगे तो शादी और संपत्ति का बंटवारा वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, जबकि हिंदुओं की शादी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। इस तरह से ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ है। तो समान नागरिक संहिता से क्या होगा, क्या इससे बदलाव आएंगे? देखिए, इसके जरिए क्या होगा कि पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो अलग अलग धर्मों के लिए जो लॉ बने हुए वो सब। यानी उत्तराखंड में रहने वाले जो हर नागरिक हैं उनके लिए निजी मामले में भी एक ही सा कानून होगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सभी के लिए लगभग समान कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम जो पुरुष हैं वो 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए, जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। तो एक ही कानून बन जाएगा और जिसे दोनों धर्मों के लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे अलग अलग तमाम जो भी धर्म है उन सबको मानना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस कानून में एक काम किया है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको अलग रखा है इससे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अगले क्वेश्चन के जरिए बताता हूँ फुल डिटेल में। क्वेश्चन ये होगा कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान इनमें से किस पर लागू नहीं होंगे, मतलब वो जो विधेयक है उसके प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? इसका आंसर होगा जनजाति, मतलब आदिवासी लोग, ठीक है। तो इस विधेयक के प्रावधान में ये दे दिया गया है कि जनजातीय समुदायों पर यह लागू नहीं होगा। और कौन कौन सी जनजातीय समुदाय हैं, जैसे थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी, ठीक है। तो ये समुदाय हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा। कौन कौन? बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी, ये 4 समुदाय हैं। विधेयक में ये कहा गया है कि इस संहिता में निहित
जो भी बात है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पढ़े गए, जो अनुच्छेद 366 है खंड तो उसके खंड 25 का ये, तो उसके अर्थ के भीतर जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके सदस्य और उनके जो व्यक्ति के समूह है, मतलब उसमें जो बातें हैं तो उस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि उनके जो अधिकार हैं वो भाग 21 के तहत ये संरक्षित हैं, संविधान के भाग 21 के तहत, तो इसलिए उन पर ये जनजातियों पर ये लागू नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि समान अधिकार संहिता यानी यूसीसी विधेयक के क्या क्या प्रावधान है। तो एक तो ये प्रावधान है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नियम है। इसमें एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और इसके टर्मिनेशन यानी लिव इन रिश्ता खत्म करने का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि हमने ये ख़त्म कर लिया, और 1 महीने से ज़्यादा समय तक बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन रिलेशन में रहने पर 3 महीने की कैद या फिर 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, समझ रहे बात। अगला क्या है पॉइंट? अगला पॉइंट है कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ विवाह पर प्रतिबंध। पहले कई समुदायों में, मतलब दूसरे समुदाय में, मुस्लिम में खासतौर पर 4 शादियों का प्रावधान था पुरुष के लिए, लेकिन इसमें यह साफ कह दिया गया है कि किसी भी पक्ष का अगर जीवन साथी जीवित है तो ये शादी, अगली शादी यानी दूसरी शादी या तीसरी शादी नहीं हो सकती। मतलब कि बहुविवाह पर रोक लग गई है। बहुविवाह मतलब कि कई सारी महिलाओं के साथ या कई सारे पुरुषों के साथ विवाह करना एक व्यक्ति का वो बैन कर दिया गया है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना होगा लोकल बॉडी में, वो अनिवार्य कर दिया गया है। पुनर्विवाह के लिए किसी प्रकार की शर्त पर मतलब रोक रहेगी। पुनर्विवाह के लिए अगर कोई शर्त है जैसे हलाला, इद्दत, ये सब जो है ना उस पर रोक रहेगी। तो ये दूसरा मेन पॉइंट है। तीसरा क्या है? पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र जो है ना वो कह दिया गया है कि पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल। उससे कम उम्र के पुरुष या महिलाओं उनकी शादी नहीं हो सकती है। और कुछ वर्जित रिश्ते भी तय किए गए हैं, जैसे सगे और चचेरे, ममेरे, भाई बहन, उसमें विवाह वर्जित होगा। लेकिन अगर किसी धर्म में पहले से इसका रिवाज है या मान्यता है तो फिर ये विवाह की इजाज़त होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? माता पिता की संपत्ति पर लड़कियों को समान अधिकार होगा। माता पिता की संपत्ति पर पुत्रों को जिस तरह का अधिकार है वैसे ही पुत्रियों को भी यानी लड़कियों को भी अधिकार होगा कि वो संपत्ति ले। ठीक है, अगली बात है कि पत्नी की मौत हो जाने पर पति को मतलब उसके माता पिता की जिम्मेदारी उठाना होगा। इस नए कानून में ये कहा गया। ठीक है, भरण पोषण का दायित्व यानी सास ससुर के भरण पोषण का दायित्व उस पति पर होगा जिसकी पत्नी की डेथ हो गई है। ओके, और क्या है? एडॉप्शन के प्रोसेस को भी आसान बनाया गया है। नए कानून के मुताबिक सभी को एडॉप्शन का अधिकार मिलेगा। एडॉप्शन मतलब कि बच्चे को गोद लेने का। किसी भी बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, ये कहना है। तो मुझे लगता है कि जो समान नागरिक संहिता है यूसीसी, चूँकि पूरे देश में इसकी चर्चा है, उत्तराखंड ये विधेयक लेकर आया है, और जो स्थिति दिख रही है जो सरकार की, तो उससे ही लगता है कि शायद ये लागू हो भी जाएगा। ओके, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। तो उन्होंने ये जो विधेयक है, बिल है, उसको इंट्रोड्यूस किया विधानसभा में। वहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। राजधानी है देहरादून और गैंडसैन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 यानी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग करने का फैसला किया है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर फेंसिंग कर दी जाए। ओके, और ये सीमा कहाँ कहाँ पर हो गई? ये इस तरह की फेंसिंग होगी जिसमें पूरे कटीले ये बाड़ होंगे और इसमें घुसना बड़ा ही मुश्किल होता है। यहाँ के तक की काटना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये कहाँ पर होगा? एक मैप के जरिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, प्यारा भारत है इधर, और ये रहा पड़ोसी म्यांमार। ठीक है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, पुराना नाम बर्मा है। और ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, और उसमें
ये देख रहे हैं हम कि इसके जो सीमा है ना कहाँ कहाँ से लगती है। एक तो यहाँ हो गया, ये है अरुणाचल प्रदेश, ओके, और फिर यहाँ पर ये हो गया नागालैंड, ये वाला हिस्सा जो हो गया ये मणिपुर हो गया, और यहाँ वाला हिस्सा है मिजोरम। तो 1 2 3 4 ये 4 राज्यों से सीमा लगती है म्यांमार की, 4 भारतीय राज्यों से। तो इससे क्या होगा कि बॉर्डर पर निगरानी जो है बेहतर हो पाएगी, गश्ती ट्रैक वगैरह भी बनाया जाएगा ताकि गश्ती हो सके उस पूरे क्षेत्र में। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में ऐलान किया है और कहा है कि जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी कुल लंबाई में से मणिपुर के मोहरे एक क्षेत्र है, वहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, मतलब फेंसिंग की जा चुकी है। वो ट्रायल पर किया गया था, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के जरिए बाड़ लगाने के 2 पायलट प्रोजेक्टों को भी लागू किया जा रहा है, ओके। और उसमें अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, वहाँ पर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग की जाएगी और वो ट्रायल के तौर पर ये होगा, ओके, और ये जल्दी शुरू हो जाएगा, ओके। तो फेंसिंग क्यों है, आखिर क्यों फेंसिंग की जा रही है, मतलब ये दोनों के बीच में? देखिए, केंद्र सरकार जो है ना वो अवैध घुसपैठी हैं और विद्रोही हैं, और उनकी एंट्री को रोकना चाहती है। म्यांमार के साथ जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था है, यानी FMR कहते हैं उसको, अगले क्वेश्चन में मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजीम, तो उसको ख़त्म करने पर विचार कर रही है। फिलहाल जान लें म्यांमार, उसकी राजधानी क्या है? नैपिडो। अब पुराना नाम बर्मा है, ओल्ड नेम। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? माइंट स्वे। और प्राइम मिनिस्टर और सेनाध्यक्ष कौन है? तो मिन आंग हाइंग, ठीक है, वो है। यहाँ पर सैन्य शासन है, तख्ता पलट कर दिया था, करीब 2 साल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और जो लोग भी UPSC PCS का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनको डिटेल जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसे जरूर डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर भी फ्री में डेली का PDF अवेलेबल है, ओके। उसमें क्या करना होता है, मेन्यू में जाकर फ्री मटेरियल में जाना होता है, वहाँ PDF डेली के फ्री होते हैं। लेकिन वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब जो PDF हैं, इसके अलावा डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, तो वो सब जो है ना उसके लिए मेंबरशिप लेना पड़ता है। वहाँ वीडियो भी मिल जाता है, बिना विज्ञापन का वीडियो, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ वो सब भी देख सकते हैं। डेली का वीडियो, वीकली वीडियो, मंथली वीडियो भी अवेलेबल है। स्पेशल कुछ क्लासेस भी हैं वहाँ पर लाइव, ओके। और तमाम बहुत सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, तो कुछ तो देख सकते हैं आप। ये मतलब तमाम एग्जामिनेशन के लिए, चाहे IAS PCS हो, रेलवे हो, SSC के एग्जामिनेशन हैं, तमाम पुलिस के एग्जामिनेशन हैं, तो सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। उन सब के करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पर शानदार होती है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है अभी। एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान, वो SSC, पुलिस, टीचर, इन सब के लेवल का है, और दूसरा है IAS PCS एग्जामिनेशन, आपके काम का है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और बहुत मामूली सी प्राइस है उसका, छूट भी चल रही है, बस सब खत्म होने वाली छूट। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने किस पड़ोसी देश के मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR खत्म करने की, मतलब उस पर खत्म करने को विचार कर रही है? आंसर होगा म्यांमार, ठीक है। काफ़ी ये इस खबर की चर्चा है और अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल में इस पर बताया भी है। मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR, ये सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में, यानी फ्री मूवमेंट रिजीम, ये क्या है? तो एक बार मैं मैप के जरिए तो मैंने आपको दिखा दिया था कि यहाँ पर ये है म्यांमार, ओके। और ये म्यांमार है और यहाँ से हमारी सीमा लगती है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से। तो उसमें FMR जो है ना वो भारत और म्यांमार के बीच में एक पारस्परिक रूप से सहमति की व्यवस्था है। इसमें दोनों तरफ जो सीमा पर रहने वाली जो जनजातियां हैं उनको बिना वीजा के एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर तक अंदर आने की इजाज़त है, ठीक है। क्या है कि यहाँ खास तौर पे मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 किलोमीटर आगे पीछे बिना वीजा के लोग आ जा सकते हैं वहाँ पर। और इसको कब लागू किया गया था? 2018 में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया था।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत लागू किया था। उस समय भारत और म्यांमार के बीच में राजनयिक रिश्ते जो है ना और बेहतर हो जा रहे थे। अब सवाल है कि FMR लागू क्यों किया गया, आखिर वजह क्या क्या, कुछ तो वजह बताई मैंने। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है उसका सीमांकन 1826 यानी 1826 में अंग्रेजों के द्वारा उस समय जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनसे विचार विमर्श राय मशवरा किए बिना ही कर दिया था। तो ये जो बॉर्डर है ना उसने प्रभावी ढंग से एक ही जाति और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना दो देशों में विभाजित कर दिया था। ये कब की बात है? ये बात है 1826 में। ओके, अब तो भारत और म्यांमार की जो सीमा है ना वो अंग्रेजों के द्वारा खींची हुई रेखा दर्शाती है, लेकिन वहाँ जो लोग हैं उन दोनों के बीच में बहुत ही मजबूत जाति और पारिवारिक संबंध है। मणिपुर जो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये मणिपुर, तो वहाँ पर मोरेह क्षेत्र है और वहाँ कई ऐसे गांव हैं जिसके मतलब घर जो है कुछ हिस्सा भारत में और घर का कुछ हिस्सा म्यांमार में, ऐसी भी स्थिति है। जैसे नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड के मोन जिला, ये नागालैंड है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप ये है नागालैंड, ये वाला यहाँ। तो वहाँ पर लोंगवा एक गांव है, उसके जो मुखिया हैं उनका घर के बीचों बीच ये बॉर्डर गुजरता है। आधा घर भारत में और आधा घर म्यांमार में। तो इस तरीके से मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इस सीमा के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए आपसी जो बॉन्डिंग है, रिश्ता है दोनों एक दूसरे देश के लोगों के बीच में, वो बहुत ही घनिष्ठ है। और ये आज से नहीं है, ये तो लागू किया गया FMR 2018 में, लेकिन ये व्यवस्था मतलब पहले से ही ये पारंपरिक रूप से चली आ रही है। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय जो व्यापार है, ट्रेड वगैरह है, ये सब भी, इसका भी बहुत लंबा इतिहास है। सीमा हाट है वहाँ पर, सीमा हाट व्यापार है। सीमा हाट में क्या होता है, कोई भी एक इसका म्यांमार के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं कुछ किलोमीटर के दूर में। ठीक है, तो कम आय वाली जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए ये एक बहुत ही अच्छा एक व्यवस्था है। तो अब सवाल होगा कि जब इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली, देख ली, तो आखिर क्यों सरकार कह रही है कि हम इसको वापस लेंगे, ये जो एक दूसरे के बीच में जो ये एग्रीमेंट है उससे हम हटेंगे वापस FMR से। देखिए, हुआ यह है कि म्यांमार में जो कुकी चिन लोग हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो अवैध रूप से म्यांमार में पहुंच रहे हैं। ठीक है, और मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है उसमें उनकी भूमिका है, ऐसा कहा जाता है। मैतेई लोग जो है ना वो ऐसी बात कहते हैं कि नार्को टेररिज्म नेटवर्क एक तरह से वहाँ पर हो गया है। और तो कुकी और जो मैतेई समुदाय है उसके बीच में कुछ वक्त पहले तो काफ़ी टेंशन हुआ था, अभी भी टेंशन तो अभी भी है। पूरा राज्य दो हिस्से में जैसे लगता है कि बटा हुआ है, कुकी और एक जो है मैतेई समुदाय है। तो उसमें भी ये माना जाता है कि इधर से भी कुछ जो है ना वहाँ पर मणिपुर में कुछ एक्टिविटी हुई थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि हम आगे मतलब विचार कर रहे हैं कि इसको ये FMR जो है ना उसको हटाया जाए। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है FMR। तो पूरा डिटेल मैंने बताया, और जो बातें मैंने आपको बताई कि कुछ जगह कुछ ऐसे घर हैं जैसे नागालैंड का मोन जिला है, उसके सीमा के लोंगवा गांव के मुखिया का घर से ही गुजरती है सीमा। मणिपुर के मोहरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव, ये इंडियन एक्सप्रेस में जो बातें हैं एकदम, वहाँ इंडियन एक्सप्रेस में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं दीप्तिमान नाम है उनका। तो उनका ये पूरा वहाँ जाकर ये रिपोर्ट किया हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया भी है। एक बार मैं वो न्यूज़ भी दिखा देता हूँ, ये ठीक है, दीप्तिमान तिवारी। तो इनकी ये रिपोर्ट है और काफ़ी ऑथेंटिक ये माना जाता है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम यानी एब्रिविएशन TS की जगह क्या रखने का फैसला किया है?
इसका आंसर होगा TG। क्या कहेंगे? TG। और न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तो उनकी अध्यक्षता में तेलंगाना कैबिनेट ने 5 फरवरी को राज्य के संक्षिप्त नाम को बदलने का फैसला किया। ठीक है, तो अब जो गजट पेपर होगा ना, राजपत्र होगा, उसमें TS की जगह TG लिखा होगा। देखिए, तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2014 में हुआ था, राज्य का गठन। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ये मैप में आप देख रहे हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो यहाँ की सरकार यानी वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो रेवंत रेड्डी हैं, उनका ये कहना है कि पुरानी जो सरकार थी तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, तो उसने अपनी पार्टी से मेल खाते हुए नाम रख दिया था TS, जबकि रखा जाना चाहिए था TG। ठीक है, तो अब इसको TG शॉर्ट में कहा जाएगा तेलंगाना को। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया, स्टेट सॉन्ग। तो नया गान क्या होगा, नया सॉन्ग क्या होगा, स्टेट सॉन्ग? आंसर होगा जया जया हो तेलंगाना। क्या है? जया जया हो तेलंगाना। कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया गया है। ओके, तो अब इसी को जया जया हो तेलंगाना, इसी को ये तय कर दिया है कि ये राज्य सॉन्ग होगा, राज्य के गीत होगा। ओके, और राज्य की जो प्रतीकात्मक देवी है तेलंगाना तल्ली, तो उसको फिर से नए रूप में उनको सजाने का काम किया जाएगा। तेलंगाना, वहाँ की राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री तो रेवंत रेड्डी हैं और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया है, अभी हाल ही में? आंसर होगा असम। असम में किया है, और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। 4 फरवरी को उन्होंने 498 करोड़ रुपए की लागत से जो कॉरिडोर बनना है उसका शिलान्यास किया है, और इसी के साथ उन्होंने टोटल मतलब इस प्रोजेक्ट के अलावा भी टोटल 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ठीक है, तो माँ कामाख्या देवी कॉरिडोर मतलब नीलांचल जो पहाड़ी है वहाँ पर माँ कामाख्या देवी मंदिर है, उसके अलावा भी कई और मंदिर हैं। तो पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के 5 एक तो मंदिर, एक कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरतोकेश्वर, अघोरा और कौटिलिंग, वो मंदिर है। इन सब मंदिरों को मिलाकर माँ कामाख्या कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। ओके, तो ये है बात। असम की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी है दिसपुर। ओके, अच्छा, देश में कई और मंदिर हैं जहाँ पर कॉरिडोर हाल फिलहाल में बने हैं कुछ सालों में। जैसे जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर है पुरी में, 800 करोड़ का बना था। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, तो उसका उद्घाटन 14 फरवरी 2022 को किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 332 करोड़ रुपए की लागत से। महाकाल लोक, वो भी एक कॉरिडोर है उज्जैन में, तो 850 करोड़ रुपए की लागत से बना था। पिछले 1.5 साल पहले उद्घाटन भी हुआ था इसका। ठीक है, अब बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बन रहा है मथुरा में 262 करोड़ रुपए की लागत से। देवभूमि कॉरिडोर जो द्वारिका में, वहाँ भी बन रहा है, काम जारी है वहाँ पर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रूसी अंतरिक्ष यात्री यानी कॉस्मोनॉट, तो उसने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? आंसर है इसका ओलेग कोनोनेंको। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है कब? 4 फरवरी को रिकॉर्ड पूरा कर लिया। और फोटोग्राफ ये रहा इनका। इन्होंने टोटल 4 फरवरी तक 879 दिन बिताया, रिकॉर्ड है ये। ठीक है, तो उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जेनेडी पडाल्का, उनका रिकॉर्ड तोड़ के और ये अपना रिकॉर्ड बनाया। इनका लक्ष्य ये है कि 1000 दिन से ज़्यादा हम बिताएं अंतरिक्ष में। अच्छा, ये कहाँ पर बिताया है? तो ISS में, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, तो ये कहा गया है कि ये फिर से जाने वाले हैं 5 जून को इसी साल स्पेस स्टेशन में, और वो लौट कर आएंगे 23 सितंबर 2024 को। तो इस तरीके से वो 1110 दिन बिता चुके होंगे जब ये उनके दूसरी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो एक और बात बताऊं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मतलब अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जो रूसी लोग हैं, उनको कहा जाता है कॉस्मोनॉट। ठीक है,
कॉस्मोनॉट। ओके, अमेरिका में क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है अमेरिका में। और भारत सरकार ने भी तय किया हुआ कि हम क्या कहेंगे अंतरिक्ष यात्री को, तो हम लोग कहेंगे व्योमनॉट। क्या है? व्योमनॉट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी सेफर इंटरनेट डे 2024 में कब मनाया गया? आंसर होगा 6 फरवरी को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ, यानी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। देखिए, ये जो दिवस है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, वो हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है, और इस बार है ये 6 फरवरी 2025 में, यानी अगले साल ये 11 फरवरी को मनाया जाएगा। तो ये दिवस, इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट हो और इसके बारे में जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि इंटरनेट की वजह से बहुत लोगों का नुकसान भी होता है, तो इसलिए सुरक्षित इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। अब आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी वुमेन चीफ जस्टिस कौन बन गई है? आंसर होगा ऋतु बाहरी। ठीक है, ऋतु बाहरी। 4 फरवरी को उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। वहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, तो उन्होंने राजभवन में उनको शपथ दिलाई है। ठीक है, और ये फोटोग्राफ यहाँ रहा, तो ये शपथ ले रही हैं। ओके, और ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का काम भी कर चुके हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया ऐप है, जिन लोगों ने नया ऐप पर डाउनलोड नहीं किया है वो इसे डाउनलोड कर लें और लाभ उठाएं। ठीक है, बाय।